ऑलराइट, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर। इसके पहले के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, विच इज हाउ डू वी मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, हाउ डू वी मेजर स्प्रेड, उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। सेंट्रल टेंडेंसी को हमने मेजर किया था बाय यूजिंग मीन, मीडियन एंड मोड, और स्प्रेड को मेजर करने के लिए हमने यूज किया रेंजेस, IQR, विच इज इंटरक्वार्टाइल रेंजेस। ओके, एंड देन वी आल्सो ब्रीफली टच्ड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वेरिएंस के बारे में फिर से थोड़ा सा बता देता हूं मैं, कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर न्यू पीपल। तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो डेटा है, ठीक है, जब भी मैं डेटा बोलूं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं, तो इमेजिन करना है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स। ऑलराइट, तो आपके पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो कितने अलग अलग हैं। ऑलराइट, जितने ज्यादा अलग रहेंगे वो नंबर्स एक दूसरे से, दिस इज ऑल रिलेटिव। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम लोग एक दूसरे किसी पर्टिकुलर स्केल के अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज ऑल रिलेटिव, रिलेटिव टू ईच अदर, रिलेटिव टू द सेंट्रल वैल्यू। ओके, अगर आपके नंबर्स या फिर डेटा पॉइंट्स बहुत अलग अलग है एक दूसरे से, तो आपका वेरिएंस ज्यादा रहेगा। अगर सेम वैल्यूज रहेंगे तो आपका वेरिएंस जीरो रहेगा बेसिकली। ठीक है, वी टुक दिस एग्जांपल, जीरो वेरिएंस का मतलब है ऑल द नंबर्स आर सेम, there is no variance, there is no variability, there is no difference in the data set that we have. Now, एक और चीज है जो वेरिएंस के बारे में बहुत बार बोली जाती है, विच इज वेरिएंस को एक्सप्लेन करना। ऑलराइट, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्चुअली और थ्योरेटिकली प्रॉपर्ली, क्योंकि ये बहुत बार आगे आने वाला है। अगर आप किसी भी चीज के अंदर के वेरिएंस को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये वेरिएंस क्यों है, इसका मतलब आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया उसके अंदर से, नॉलेज गेन किया है। ऑलराइट, दिस इज कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग एक्चुअल ये देखेंगे मॉडल्स, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। बट जस्ट इमेजिन करो कि अगर वेरिएंस है, विच इज हर एक डेटा पॉइंट अलग अलग है, या फिर डेटा पॉइंट थोड़े से एक दूसरे से अलग है, अगर आपको उसके अंदर से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना है, इसका मतलब आपको वेरिएंस को समझना पड़ेगा। ओके, वेरिएंस को समझना, या फिर फाइंडिंग आउट व्हाई द वेरिएंस इज देयर, और एक्सप्लेनिंग सम काइंड ऑफ वेरिएंस बाय यूजिंग सर्टन फीचर्स। ओके, मे बी एज वगैरह यूज करके आप बता सकते हो कि सैलरी क्यों डिफरेंट है लोगों की, या फिर लोकेशन से आप बता पाओगे कि सैलरीज क्यों डिफरेंट है लोगों की, फील्ड से बता पाओगे कि अगर ये सैलरीज क्यों अलग अलग है। सही, सैलरीज इटसेल्फ इज बेसिकली अ डेटा सेट। ओके, लेकिन इस डेटा सेट में वेरिएंस तो रहने वाला है, विच इज सबकी सैलरी अलग अलग रहेगी। ओके, अगर आपको ये सैलरीज के बीच में जो डिफरेंसेस है ये एक्सप्लेन करना है, तो आपको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखने की जरूरत पड़ेगी, एंड दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर बेसिकली ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वेरिएंस, या फिर गिव यू द इंफॉर्मेशन, या गेन सम नॉलेज आउट ऑफ इट। ऑलराइट, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ऑलराइट, स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। वन मोर थिंग अबाउट वेरिएंस इज, जब हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, तब सबसे पहला स्टेप होता है एवरेज कैलकुलेट करना। राइट, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके आप ऊपर से वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो जो भी प्रॉब्लम्स एवरेज में है, वो प्रॉब्लम्स वेरिएंस में भी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एवरेजेस आर वेरी मच प्रोन टू द आउटलायर्स, जो बड़े नंबर्स होते हैं। हमने वो एग्जांपल देखा था मुकेश अंबानी एंड द एवरीवन एल्स इन द रूम। तो अगर आपका एवरेज इज प्रोन टू द इश्यूज ड्यू टू दिस outliers, then the same issues are going to be present in variance, and the same issues is going to be present in the standard deviation. In fact, वेरिएंस में वो इश्यू आपको मैग्नीफाई होके दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो यहाँ पर। राइट, व्हेन यू आर डूइंग स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दे तो नंबर बड़ा हो जाता है, अगर वो 1 से बड़ा होगा तो। करेक्ट, अगर वो नंबर 1 से बड़ा होगा तो इफ यू स्क्वायर इट, इट्स गोइंग टू बी बिगर। सो मैग्नीफाई हो जाता है वेरिएंस, अगर आपके पास में अगर आपके पास में आउटलायर्स हो, और फिर वो आउटलायर्स का इफेक्ट मैग्नीफाई हो जाता है वेरिएंस में। फिर जब उसका स्क्वायर रूट करते हो, तब वो फिर से थोड़ा सा डैम्पन हो सकता है। ऑलराइट, तो स्टैंडर्ड डिविएशन एंड स्क्वायर वेरिएंस, दो मेजर्स क्यों यूज करते हैं स्प्रेड के लिए, ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर सेम। वेरिएंस में हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यूनिट जो है आपका, ओके, यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी नंबर दैट यू हैव। अगर लेट्स से ये है, इंस्टेड ऑफ सैलरीज, लेट्स से दिस इज सम काइंड ऑफ एरिया। ठीक है, अगर ये एरिया ऑफ अ सर्टेन प्लेग्राउंड, या फिर एरिया ऑफ अ सर्टेन हाउसेस एंड ऑल। ठीक है, जब इसका आप स्क्वायर कर देते हो वेरिएंस निकालते वक्त,
तो आप एक्चुअली उन एरिया का भी स्क्वायर कर दे रहे हो, ठीक है। सो द यूनिट हैज चेंज नाउ, स्क्वायर फुटेज का स्क्वायर कर दे रहे हो आप, स्क्वायर फुटेज का स्क्वायर इज स्क्वायर फुटेज का स्क्वायर, ओके, मीटर स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दे रहे हो, मीटर का रेस्ट ऑफ 4 कर रहे हो बेसिकली। तो वेरिएंस इज इन अ डिफरेंट डिमेंशन, सॉरी डिफरेंट यूनिट, यूनिट चेंज हो जाता है वेरिएंस की वजह से। उसको वापस सेम यूनिट में लाने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं, सो दैट इट कम्स बैक टू द सेम यूनिट। So that's why we have these two metrics which measure the spread. जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है विच इज मीन मीडियन मोड, जब हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं दैट टाइम इट इज सेड, ओके, स्टैटिस्टिकल टर्म्स में ऐसा बोला जाता है दैट वी हैव कैलकुलेट द फर्स्ट मोमेंट, ओके, या फिर फर्स्ट मोमेंट बोला जाता है उसको। सेकेंड मोमेंट का मतलब होता है आपका मेजर्स ऑफ स्प्रेड, ओके, इट्स जस्ट अ स्टैटिस्टिकल थिंग। आपको स्टैटिस्टिक्स से किताब में दिखा जाएगा, बोला जाएगा कि दिस इज द फर्स्ट मोमेंट, दिस इज द सेकेंड मोमेंट। सेकेंड मोमेंट का मतलब है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना। फिर आता है थर्ड मोमेंट जहां पर हम लोग स्क्यूनेस या फिर कर्टोसिस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट जब हम लोग डिटेल में और स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे विद मोर डिटेल्स, ठीक है। राइट नाउ दिस मच इज इनफ। मूविंग ऑन, यहाँ पर एक लाइन का इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था हमने। एक लाइन का इक्वेशन होता कैसे है, ऑलराइट, दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर पीपल हु माइट हैव फॉरगॉटन। लाइन का इक्वेशन में आपके पास में एक y होता है, x होता है, x से y इंटरसेप्ट होता है और स्लोप होता है, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन अगर लिखना हो देन इट इज y इज इक्वल टू mx प्लस b, ओके, जहां पर m स्लोप है आपका, y इंटरसेप्ट है b, ठीक है। लाइन के स्लोप को चेंज करोगे तो लाइन ऐसे रोटेट होगी आपकी, ऑलराइट, लाइन के स्लोप को चेंज करोगे तो लाइन रोटेट होगी, लाइन के इंटरसेप्ट को चेंज करोगे तो लाइन ऊपर नीचे मूव होगी, ऑलराइट। दीज टू आर द ओनली थिंग व्हिच कैन चेंज द लाइन, ऑलराइट। स्लोप चेंज कर सकता है लाइन को और आपका इंटरसेप्ट चेंज कर सकता है लाइन को। अगर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों पता चल जाए तो आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो बेसिकली, ऑलराइट। अगर आपके पास में दो डेटा पॉइंट्स दिए हो तो आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द टू डेटा पॉइंट्स, ठीक है। जस्ट अ रिमाइंडर, ये अभी आपको जरूरत नहीं है, जब हम लोग मॉडल पढ़ेंगे रिग्रेशन मॉडल तब ये वापस आएगा, ओके। ऑलराइट, लेट्स कैरी ऑन। बेसिक्स फिर से, तीन एलिमेंट्स होते हैं ज्योमेट्री में। फर्स्ट वन इज पॉइंट्स, पॉइंट्स का मतलब होता है एक डेटा पॉइंट। लाइन का मतलब होता है एनीथिंग दैट पासेस थ्रू दोस डेटा पॉइंट्स। प्लेन का मतलब होता है इट इज जस्ट अ शीट ऑफ पेपर और समथिंग, ठीक है। हम लोग विजुअली तीन चीजें देख सकते हैं, हम लोग पॉइंट देख सकते हैं, लाइंस देख सकते हैं, प्लेन्स देख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें फोर्थ डिमेंशन आ जाए तो हम लोग उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते ठीक से, ठीक है। मतलब एटलीस्ट वी कैनॉट विजुअलाइज इट ऑन टू डिमेंशनल स्क्रीन विच इज द स्क्रीन दैट यू सी, ठीक है। थ्री डिमेंशन में हो सकता है आप क्यूब को ठीक से इमेजिन कर पाओ, लेकिन जब आप 3 से 4 डिमेंशन में जाते हो तब आप फिर से विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। टेसरेक्ट्स वगैरह आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। सो थ्री डिमेंशन तक आप लोग विजुअलाइज कर पाओगे। आफ्टर दैट anything that we learn from 1 to 2 to 3 dimensions, okay, we are going to assume, or in fact it is already assumed in many of the models or many of the machine learning problems कि अगर ये 3 dimensions में काम कर रहा है then हम लोग एक assumption करते हैं कि 4th dimension में भी काम करेगा, 5th में भी काम करेगा, 6th में भी काम करेगा, and usually it does, all right। and don't think of these as the physical dimensions that we have, ठीक है। इसको physics या फिर physical dimensions की बात नहीं हो रही है। these dimensions can be anything। dimension का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो किसी भी एक डेटा पॉइंट को एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक वन स्टूडेंट एज एन एग्जाम्पल तो उसके डिमेंशंस क्या क्या होंगे, हिज पर्सनैलिटी, हिज his geographic location, his educational background, okay, all of these are various dimension of that person। ये सारे dimensions यूज करके उस पर्सन के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कल को हमें उसी पर्सन को रिप्लेस करना है किसी और पर्सन से तो व्हाट आर वी गोइंग टू से, वी आर गोइंग टू से ओके इस पर्सन के जो भी डिमेंशंस है उन डिमेंशंस को चेक करो और देन गो एंड फाइंड आउट सिमिलर डिमेंशन का कोई और पर्सन, ओके, देन दिस सेम पर्सन कैन बी रिप्लेस्ड विद द अदर पर्सन बट दे विद द सेम डिमेंशंस ओनली, ऑलराइट। Obviously no one is replaceable like that, but that's how things work, as in when you try to replace some data points or replace some things, okay, all right, carry on. Any questions still here?
No, sir. ऑलराइट, ग्रेट। सो आज हम लोग जो पहले के सेशन थे वहां से कंटिन्यू करेंगे आगे। ऑलराइट, Hi, sir. What do we mean by like data point? सो डेटा पॉइंट का मतलब होता है कि वन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 सैलरीज लिया तो 100 सैलरीज में से एक पर्सन को उठाया और बोला कि दिस इज माय वन डेटा पॉइंट, राइट। सो वन डेटा पॉइंट इज बेसिकली वन नंबर, यू कैन अज्यूम दैट, ओके। Okay. वन पर्सन या फिर वन रोल नंबर, अगर स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स होंगे तो, ठीक है। वन रोल नंबर इज बेसिकली वन डेटा पॉइंट, ऑलराइट। Yeah, got it. या ऑलराइट, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा फोल्ड। अल्फा फोल्ड न्यूज में आया था रिसेंटली, ऑलराइट। अगर आप लोगों को याद होगा, किसी को न्यूज अगर आप फॉलो करते हो, कैन समवन टेल मी अल्फा फोल्ड आपने न्यूज में सुना था रिसेंटली? नोबेल प्राइज वगैरह मिला था। No, sir. सो आई जस्ट टेल यू व्हाट अल्फा फोल्ड इज, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं बायोलॉजी में, ऑलराइट, प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज वर्क हॉर्सेस ऑफ द सेल। और अगर आपको प्रोटीन के बारे में पता चल गया सब कुछ, देन यू कैन बेसिकली solve a lot of biological problems, okay. There are some proteins which fold, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन्स आर बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, और वो कुछ एक पर्टिकुलर शेप में फोल्ड हुए होते हैं। अगर वो फोल्डिंग के बारे में आपको पता चल गया तो आप उस प्रोटीन के बारे में सब कुछ बता सकते हो, ठीक है। दैट्स द आइडिया बिहाइंड प्रोटीन्स। अगर वो फोल्ड थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए या फिर अगर फोल्ड्स चेंज हो जाए तो दे बेसिकली गेट अ न्यू शेप, and those new shape cause certain diseases such as Alzheimer's, Parkinson's and all other diseases, ठीक है। and it can basically tell us कि प्रोटीन यूजलेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। if the protein becomes useless then it basically causes some kind of a diseases. now scientists को पता है, ऑलराइट, प्रोटीन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, विच इज बेसिकली कौन सी ऑर्डर में अमीनो एसिड से। लेकिन वो एक चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो फोल्ड कैसे किया होगा, ठीक है। 3 डायमेंशन में वो दिखेगा कैसे, उसके बारे में उनको पता नहीं है, ओके। एंड देर इज अ पैराडॉक्स विच बेसिकली सेज कि अगर आप सिंगल एवरेज प्रोटीन लेते हो, ठीक है, प्रोटीन का मतलब है कि इट बेसिकली इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। उस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को आप किस तरह से एक पर्टिकुलर टेप के ऊपर रख रहे हो। एक टेप लो, उस टेप के ऊपर बहुत सारे नंबर्स है, राइट। तो प्रोटीन के ऊपर भी, प्रोटीन एक टेप की तरह होता है, इट हैज लॉट ऑफ नंबर्स एंड दैट टेप कैन बी बेसिकली फोल्डेड एंड मूव्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शंस, ऑलराइट। एंड इट इज सेड कि अगर आप एक प्रोटीन लोगे और उसके अलग अलग शेप्स या फिर उसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करोगे टू फिगर आउट कि वो कौन से शेप में फोल्ड कर सकता है, तो इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट कैन टेक अ टाइम एज मच एज द यूनिवर्स, कितना एज का यूनिवर्स है उतना टाइम लगेगा उसको आपको पूरा पता करने के लिए, ठीक है। करेक्ट शेप्स वगैरह पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। बिफोर एआई, ऑलराइट, एआई आने के पहले 2000 लेट्स से 2020 के पहले की बात हो रही है, तो हर एक प्रोटीन का शेप पता करना इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड एक्सट्रीमली पेन्सटेकिंग फॉर स्टूडेंट्स और द रिसर्चर्स। साइंटिस्ट का एंटायर पीएचडी निकल जाता था and still they would be struggling to make or figure out what is the folding of a certain protein, okay। और बहुत सारा पैसा भी उनका स्पेंड होता था उसी चीज में, ओके। बड़े बड़े एक्सरेज या फिर अलग अलग मशीन्स वगैरह यूज करके वो फिगर आउट करना चाहते थे, राइट। और पूरे 50 साल में जब उन्होंने प्रोटीन के बारे में पता चला, तब से उन्होंने 50 साल में ऑलमोस्ट 150,000 स्ट्रक्चर्स के बारे में पता किया, okay, with all the efforts from the researchers, everyone put together 50 years of research, they got to a 150,000 प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। 150,000 प्रोटीन्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने उसके फोल्डिंग के बारे में या फिर उसके एक्सप्लेनेशंस वगैरह दे के रखे, ऑलराइट। नाउ गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, सो तो 150,000 स्ट्रक्चर्स 50 साल में पता चले, ऑलराइट। नाउ at Google, there was a team from DeepMind
DeepMind is the same team, I think, which also discovered uh, the go जो गेम था, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है. आई थिंक दे आर बिहाइंड दिस टीम टू. ओके, सो डीप माइंड में एक प्रोजेक्ट था कॉल्ड एज अल्फा फोल्ड. ऑलराइट, उसने क्या किया, उसने इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सिमुलेट ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्डिंग, उन्होंने सोचा कि लेट्स यूज द सीक्वेंसेस दैट वी ऑलरेडी नो. ओके, 150,000 प्रोटीन्स हमें पहले से ही पता है, इनके सीक्वेंसेस पता है और इनके फोल्डिंग्स पता है. So, using that, we can do a pattern recognition. And machine learning are very good at doing the pattern recognition. अगर उसको कोई पैटर्न दिखता है तो वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, सिमिलर टू व्हाट ह्यूमंस डू और सिमिलर टू व्हाट एआई कैन डू. ऑलराइट, अगर आपका इंटेलिजेंस है कि आप किसी पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने बचपन में, अगर 10th स्टैंडर्ड में अगर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, एक नया तरह का प्रॉब्लम भी आ जाता है, यू कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड ट्राई टू, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सिमिलर टू दैट, AI can also do the same thing, which is it can learn those 150,000 protein foldings or all the structures from the protein and do the pattern recognition. Okay, and in just 18 months, all right, in just 18 months, 2020 में उन्होंने शुरू किया था, just 18 months they were able to predict around 200 million proteins. 200 million का मतलब कितना होता है, from 150,000, ठीक है, 150 के ऊपर 3 zeros and this is 200 के ऊपर 6 zeros. Alright, we cannot comprehend the big numbers like that, but 200 millions is a huge jump. All right, and they were able to identify virtually each and every protein known in the science. 0.1 से लेके 100% तक हम लोग पहुंच गए just by using pattern recognition and just by using AI and machine learning. So that is how strong, or that is how much important machine learning and AI has been in the recent times. Okay, the ultimate proof is that 2024 में, ठीक है, 20 जो लोग सालों काम करते, even they don't get some prizes or something, right? But in 2024, the creators of AlphaFold were awarded Nobel Prize in Chemistry. Okay, it not just said कि जो AI है सिर्फ और सिर्फ एक कोडिंग टूल नहीं है, it can identify and help you discover the languages. ठीक है, languages discover का मतलब है कि प्रोटीन का एक लैंग्वेज है, right? That language is basically fold कैसे किया है, उसका पैटर्न कैसे है. So AI is not just used for coding tool. It's not just a coding tool. It's a way of discovering languages. All right, and using all the information that the AlphaFold team did. Now, many generations that machine learning students, AI students that will come, they'll basically use all of this knowledge to create enzymes that can eat plastic waste. Computer models वो generate कर सकते हैं जो बहुत सारे डिसीजेस जो इनक्यूरेबल थे वो क्यूरेबल, उनको कैसे क्योर करना है. ऑल ऑफ दिस कैन बी डन बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस वन स्मॉल प्रोजेक्ट विच इज AlphaFold, एंड द इम्पैक्ट ऑफ इट इज ह्यूज. ऑलराइट, सो just a motivation ki AI ML is not just something which is used in a particular field, which is IT. It is used in many fields, and all the things, all the skills that you learn are transferable to all of the domains. So इसलिए जब आप कंपनीज में भी अप्लाई करोगे, यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू अप्लाई इनटू आईटी कंपनीज और समथिंग, यू आर गोइंग टू अप्लाई इनटू वेरियस कंपनीज, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में रोल्स ओपन होते हैं, एमएल ऑप्स के, मशीन लर्निंग के, एआई इंजीनियर्स के. ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे कुड हैव नॉट डन दिस अगर उनके पास में कोई एआई इंजीनियर नहीं होता या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं होते, सिर्फ बायोलॉजिस्ट होते हैं, तो फिर दे वुड नेवर बी एबल टू डू दिस, राइट? एनीवेज, ऑलराइट, ऑल गुड टिल हियर? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? No, sir. All right. When you get a time, make sure you go and check out AlphaFold, all the history about it. It's really fascinating. All right. Chalo. Let's with that story at the back of our mind, let's carry on. अभी हम लोग जो डेटा बोल रहे हैं, what exactly is data, what is structured data, what is unstructured data and all of that, let's try to understand it a little bit. जब भी मैं आपको रोज बोलूंगा, रोज का मतलब होता है एक ऑब्जर्वेशन. रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉलम्स वर्टिकल होते हैं, ठीक है? यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस, ठीक है? रोज जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉलम्स होते हैं वर्टिकल होते हैं. आपके पास में जब कोई टेबल दिया हुआ होता है, दिस इज हाउ द टेबल बेसिकली लुक्स लाइक. ओके, उस टेबल में कुछ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे. ओके, जैसे कि ये एक ऑब्जर्वेशन है,
ये एक है आईडी या फिर एक फ्लावर आईडी, ठीक है, जैसे स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट रोल नंबर होते हैं वैसे एक फ्लावर आईडी है। और इस आईडी के अलग अलग फीचर्स है। फीचर्स का मतलब होता है कि अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, अलग अलग डिमेंशंस है, ठीक है। अगर ये एक फ्लावर है तो इस फ्लावर में एक सेपल लेंथ रहेगा, पेटल लेंथ रहेगा, तो ये फ्लावर होगा, तो इस फ्लावर के ये सारे फीचर्स है या फिर एट्रीब्यूट्स है। फिर फाइनली आप बताओगे कौन से क्लास को ये फ्लावर बिलोंग करता है। सो दिस फ्लावर बिलोंग्स टू लेट्स से सेटोसा क्लास, versicolor, virginica, there are only three classes here. This is a very famous data set called as iris data set. We're just using it for understanding a table structure. Okay? ये जो है इनको बोला जाता है सैंपल्स, ठीक है, क्योंकि 150 है, वी डोंट हैव ऑल द फ्लावर्स इन द वर्ल्ड, वी ओनली हैव 150 सैंपल्स हियर, ठीक है। सैंपल का मतलब होता है कि बहुत सारे डेटा सेट में से आपने छोटे से कुछ डेटा कुछ रिप्रेजेंटेटिव चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली। ऑलराइट, क्वेश्चन गो अहेड ऋषिकेश। हाँ सर, सपोज हमने हमारे मॉडल को ये ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया, तो उससे पहले उस मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए ये जो डेटा है आपने जो दिया है वो उसके पास रहना चाहिए, इट हैज तभी टू वो नो रिकॉग्नाइज फ्रॉम व्हाट, करेक्ट। हाँ तभी वो मशीन लर्निंग, रिकॉग्नाइज कर पाएगा ना। करेक्ट, यू आर राइट। तो मतलब ऐसे मतलब सब मतलब जिधर भी एआई का मतलब टूल्स यूज करते हैं उसके पास पहले से ही वो डाटा फीड होगा उस ऑब्जेक्ट का। तो यूनिवर्स में तो ऐसे मतलब बहुत ऑब्जेक्ट्स है, मतलब अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स है, तो सारा मतलब सब ऑब्जेक्ट्स का डाटा हम कैसे फीड कर सकते हैं, मतलब एक करेक्ट, अ, एंड वी कैन नॉट डू दैट, राइट, वी कैन नॉट डू दैट, हाँ सो दैट्स व्हाई वी डू हाँ सैम्पलिंग। दैट्स व्हाई वी डू सैम्पलिंग। हम लोग क्या करते हैं, सबका डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, इसलिए हम लोग सैंपल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता करना है कि इंडियन मेल का एवरेज एज कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इंडियन मेल का एवरेज एज कैलकुलेट करना है तो मुझे आइडियली करना चाहिए कि हर एक मेल को काउंट करो और फिर उनका एज फाइंड आउट करो, ठीक है। एवरेज एज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हर एक मेल के पास जाओ, उसको एवरेज एज करो, फिगर आउट। ऑलराइट, हम्म, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी सिटी को पिक करो और रैंडमली उसमें से 100 पीपल सिलेक्ट करो, ठीक है। रैंडमली 100 पीपल हाँ सिलेक्ट करो एंड you basically get a representative sample out of those population, ठीक है। You don't need to go and check the whole population. पॉपुलेशन अगर आप कर पाओ इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल टू बी एबल टू डू दैट थिंग, इसलिए सैम्पलिंग किया जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट द सैंपल बेसिकली मीन्स। In our previous example of AlphaFold, they had a sample of 0.1%. Now imagine करो 0.1% से 100% डेटा extract करके लेके आना, it's how difficult would that be, right? It is just a matter of pattern recognition. They only had a 0.1% sample, ठीक है, 150,000 is just 0.1 of 200 million, यस correct? Yeah. So we cannot do that. So that's why we use pattern recognition, or machine learning is pattern recognition. Similar to what you had done in 10th standard, ठीक है, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए और आपको प्रॉब्लम पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया, करेक्ट। एक बार पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम लेके आओ, फिर आप सॉल्व कर पाओगे उसको, करेक्ट। सो पैटर्न रिकॉग्निशन इज द मेन टॉपिक ऑफ मशीन लर्निंग। नाउ देयर कैन बी सम थिंग्स व्हिच आर कंप्लीटली अननोन, ठीक है। देयर इज वन फील्ड इन मशीन लर्निंग या फिर फील्ड इन एआई व्हिच इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ऑलराइट, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है? You don't have any patterns to recognize. Basically, the machine, or basically that agent who is present in that environment is trying to do some trial and error. Okay, trial and error के basis पे it will have some reward and it will have some penalty, ठीक है। उसको penalize किया जाएगा अगर उसने गलत किया तो, अगर उसने अच्छा किया तो reward किया जाएगा। Based on that reward and penalty, it can learn how to behave in a certain environment. That is reinforcement learning. Okay, so that's a little bit different than pattern recognition. We'll touch a little bit about that too. All right, यस good questions. Yeah. All right, so this is what a sample basically means. जब मैं sample बोलूँ तो समझ जाना कि मैं कुछ observations या फिर कुछ rows की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं बोलूँ feature तो समझ जाना कि मैं columns की बात कर रहा हूँ, या फिर dimension तो समझ जाना कि मैं columns की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
डेटा विजुअलाइजेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपके पास में बहुत सारा डेटा रहता है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और किसी भी साइंटिस्ट का या फिर किसी भी मशीन लर्निंग इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट, सबका काम बस एक ही होता है, ये जो डेटा है जो बहुत ज्यादा मेसी है, बहुत ज्यादा रोज है, इसमें बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा पूरा मिक्स है, इससे नॉलेज कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, एक्सप्लोर करो, एनालाइज करो, कंफर्म करो कि सब कुछ सही है कि नहीं डेटा में, एंड देन एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड एक्सप्लेन इट टू द रीडर्स। अगर कोई भी साइंटिस्ट इस डेटा को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स ही डजंट अंडरस्टैंड द डेटा येट फुल्ली। ओके, इसलिए मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में जो डेटा है उसको पूरी तरह से समझ जाओ, एज इन वो डेटा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है। ऑलराइट, इफ यू कैन आस्क ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर कंपनी, देन यू बेसिकली आर ट्राइंग टू ग्रास्प द डोमेन नॉलेज और ग्रास्प द डेटा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। एक बार आपको डेटा समझ में आ गया, फिर उसके बाद में आपको एक्सप्लेन क्या करना है और क्या छुपाना है वो पता चल जाता है। ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग, बट यू वांट टू एक्सप्लेन थिंग्स, राइट? ऐसे नहीं कि आप एक पर्टिकुलर सेल्स टीम को एक्सप्लेन कर रहे हो आईटी के प्रॉब्लम्स, यू वोंट डू दैट। सेल्स टीम को सेल्स के प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको डेटा जो भी हो सेल्स का डेटा दिखाना पड़ेगा उनको, अगर एक्सप्लेन करना है, परस्यूट करना है, इन्फॉर्म करना है तो। ओके, so data visualization becomes very important tool for any machine learning engineer, AI engineers, or any kind of a scientist. Okay, all right, with that in mind, now let's try to understand कि जो हमारे फीचर्स होते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर फीचर्स है हमारे पास, ठीक है, ये जो फीचर्स दिख रहे हैं आपको, ये फीचर्स के टाइप कौन से, वो देयर कपल ऑफ टाइप्स ऑफ फीचर्स, बहुत सारे नहीं है। तो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कैटेगरिकल वेरिएबल। ओके, कैटेगरिकल वेरिएबल या फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ये क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, ये क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एजुकेशनल लेवल, ओके, 12th स्टैंडर्ड, मास्टर्स, पीएचडी। ओके, फिर उसके बाद में एनिमल का टाइप क्या है? इट्स अ कैट, डॉग, माउस। ओके, क्वालिटी हैज नथिंग टू डू विद लाइक अच्छी क्वालिटी, बैड क्वालिटी, नथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट सेइंग इट मेजर्स अ क्वालिटेटिव डिमेंशन या फिर इट मेजर्स अ क्वालिटेटिव थिंग, कैटेगरिकल थिंग। ठीक है, मूवी रेटिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ qualitative thing or a categorical variable. All right, names of students, gender, product categories, these are all examples of qualitative variables या फिर categorical variables। हमारा जो ये एग्जाम्पल है, इसमें ये अलग अलग वेरिएबल्स है आपके पास में, फीचर्स है आपके पास में। ठीक है, ये फीचर्स में से ये वाला जो फीचर है क्लास, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल या फिर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैटेगरिकल वेरिएबल। सेम थिंग, मल्टीपल नेम्स। ओके, दिस इज एन कैटेगरिकल वेरिएबल। उसके अलावा ये जो आईडी है यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो कैटेगरिकल वेरिएबल। यूजुअली आईडी को हम लोग इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट के स्कोर को अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये स्टूडेंट कैसा स्कोर करेगा, अच्छा या बुरा, तो उसका रोल नंबर से आपको बता नहीं पाओगे ना, ऑब्वियसली, बिकॉज रोल नंबर कैसे होते हैं? रैंडमली असाइंड होते हैं, या तो नेम सीक्वेंशियली होते हैं, या फिर बेसिकली उसके रोल नंबर से आप बता नहीं पाओगे कि उसका स्कोर कैसे होगा, वेदर इज डूइंग गुड और बैड इन द क्लास। ओके, उसके नाम से भी आप बता नहीं पाओगे वेदर इज गोइंग टू बी गुड स्टूडेंट और अ बैड स्टूडेंट, डिपेंडिंग ऑन द स्कोर्स एंड ऑल। ठीक है, whether he's going to score good or bad. Only thing that can tell whether he's going to score good or bad is basically how many hours had he put in, what were his previous years educational background and all of that. Okay? So you have to understand कि आप जब किसी भी चीज का पैटर्न रिकॉग्नाइज करना चाहते हो या फिर मशीन लर्निंग का मॉडल क्रिएट करना चाहते हो, तो कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ऑलराइट, सो देयर बी लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहां पर आपको क्वेश्चन पड़ेगा कि should I use this data or not, or should I ignore this data in a particular model, in a particular data set। ठीक है, so categorical variable का मतलब होता है anything which is text। ठीक है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को आप कैटेगरिकल वेरिएबल समझ सकते हो, लेकिन देयर आर सम नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सच एज मूवी रेटिंग्स एंड ऑल, दे कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ कैटेगरिकल। कैटेगरिकल में भी दो टाइप्स होते हैं, एक है ऑर्डिनल और दूसरा है नॉमिनल। ठीक है, ऑर्डिनल जैसे नाम में लिखा ऑर्डिनल, ठीक है, मतलब ऑर्डर प्रेजेंट है, यहाँ पर एक ऑर्डर मेंटेन करते हैं। एजुकेशनल लेवल में एक ऑर्डर है मेंटेन। ठीक है,
एक ऑर्डर है, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ दिस इज इन ऑर्डर। ठीक है, ऐसे नहीं कि 10th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड जब चले जाते हैं स्टूडेंट्स तो वो 20% बेटर हो जाते हैं, फिर 12th से बैचलर्स करते हैं तो वो 40% बेटर हो रहा है, नथिंग लाइक दैट। इट ओनली टेल्स द एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड द ऑर्डर। उनके बीच में डिफरेंस कितना है वो पता नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a difference between a rating of 0 to 1 versus a difference between from 5 to 4, ये अलग अलग रह सकता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है 10 खराब चीजें हो, तब वो 0 टू 1 के बीच में जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 टू 5 के बीच में जाने के लिए उसको सिर्फ दो ही चीजें खराब होगी तो भी वो 5 से 4 रेटिंग पर आ सकता है। ठीक है, एनीवेज, आई टेल व्हाई आई सेड दैट। ओके, तो कैटेगरीज, कैटेगरिकल वेरिएबल दो टाइप्स के, ऑर्डिनल और नॉमिनल। ऑर्डिनल में ऑर्डर फॉलो होता है, नॉमिनल में ऑर्डर फॉलो नहीं होता, जैसे कि स्टूडेंट के नाम, जेंडर, प्रोडक्ट के कैटेगरीज। ओके, आई कलर, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल। देयर इज नो रैंकिंग। ओके, देयर इज नो रैंकिंग, दीज आर जस्ट कैटेगरिकल वेरिएबल्स विदाउट एनी रैंकिंग। उसमें भी, नॉमिनल में भी एक और छोटा सा टाइप है विच इज कॉल्ड एज बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है सिर्फ दो ही आउटपुट आ सकते हैं, या तो हेड या फिर टेल, या तो मेल या फिर फीमेल इन टर्म्स ऑफ योर जेंडर या सेक्स। ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स। ओके, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी। ऑलराइट, सो नॉमिनल के अंदर ही आता है बाइनरी। इट विल रेन और इट विल नॉट रेन। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी अगेन। सेकेंड टाइप होता है क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव। जैसे नाम में लिखा है क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है नंबर्स। ठीक है, न्यूमेरिकल वेरिएबल, इसको मेजर भी बोला जाता है बहुत बार। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज जस्ट नंबर्स। ठीक है, जो हमारा एग्जांपल देखा था हमने यहाँ पर, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, ये सब क्वांटिटी बता रही हैं आपको। ठीक है, जैसे कि एज ऑफ अ पर्सन, एज ऑफ अ बिल्डिंग, ऑलराइट, स्क्वायर फुटेज ऑफ बिल्डिंग, ऑल ऑफ दोस आर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ये है यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेबल में, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, ये सारे क्वांटिटी बता रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा है कंटिन्यूअस। ऑलराइट, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि एक सर्टन वैल्यूज ही ले सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कस्टमर्स, या तो नंबर ऑफ कस्टमर्स 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा। ऐसा तो नहीं कि नंबर ऑफ कस्टमर 1.5 हो सकता है कभी। करेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो 2 रहेंगे या फिर 3 रहेंगे। 2.5 स्टूडेंट्स, 2.3 स्टूडेंट्स, दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट, in actual sense. All right, so that is an example of a discrete variable. Movie ratings, right, वो तो नो कैटेगरी में जाता है, लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स। ठीक है, प्रोडक्ट सोल्ड, या तो दो प्रोडक्ट सोल्ड होंगे, तीन प्रोडक्ट सोल्ड होंगे, अनलेस इट्स इन यू आर सेलिंग इट इन सम काइंड ऑफ वेट। राइट, अगर आपके पास यूनिट्स होंगे तो या तो 2 यूनिट होंगे, 3 यूनिट होंगे, 4 यूनिट होंगे, बट यू आर नेवर गोइंग टू सेल 2.2 यूनिट्स, 2.3 यूनिट्स। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल जो होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल इज बेसिकली कोई भी वैल्यू ले सकता है वो, डजंट मैटर डेसिमल वैल्यू या फिर नॉन डेसिमल वैल्यूज। टेम्परेचर्स, ठीक है, टेम्परेचर रीडिंग्स जो है इट कैन टेक एनी वैल्यू। ऑलराइट, टाइम मेजर्स, सेल्स का जो रेवेन्यू है इट कैन टेक एनी नंबर। ठीक है, डेसिमल में भी ले सकता है वो। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। ये दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के अंडर आते हैं एंड दे बेसिकली मेजर क्वांटिटी और दे मेजर न्यूमेरिक थिंग्स। मूविंग ऑन, एक सर माइन्यूट डिटेल है। गो अहेड। हाँ, ये स्लाइड थोड़ी वेट करिए, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ पॉइंट्स। श्योर श्योर, गो अहेड। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स बाय द वे। ठीक है, यू फील फ्री टू टेक स्क्रीनशॉट्स सिंस मैं ये सारे स्लाइड शेयर करता हूँ जब आपके एडमिशंस वगैरह कंफर्म हो जाते हैं। आई विल शेयर हाँ ऑल सर, द। मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, प्लीज वन ओके, मिनट। या टेक टाइम।
हो ऐसे मूव ahead. ऑलराइट, लेट्स कैरी ऑन, ठीक है। नेक्स्ट, एक छोटा सा माइन्यूट डिटेल है यहाँ पर, डिस्क्रीट और ऑर्डिनल में थोड़ा सा डिफरेंस है। समटाइम्स यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है या ऑर्डिनल वेरिएबल है। ओके, डिस्क्रीट जैसे मैंने बोला था कि इट इज गोइंग टू टेक अ वैल्यू एट अ सर्टेन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, मूवी का रेटिंग कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। 0 से 0.5 जाएगा, 0.5 से 1 जाएगा, 1 से 1.5 जाएगा, 1.5 से 2 जाएगा। ऑलराइट, ऑर्डिनल का सेम वैसे ही होता है। ओनली थिंग इज, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर मेंटेन करने के बाद में इन दोनों के बीच में अगर मैंने 2 - 1 किया तो आपको मिलता है 1, 4 - 3 किया तो भी मुझे 1 मिलता है। ऑलराइट, एंड दैट इज ट्रू फॉर डिस्क्रीट, बट ऑर्डिनल में वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, 10th और 12th के बीच में 2 साल है, 12th और डिग्री के बीच में 4 साल है, डिग्री और मास्टर्स के बीच में फिर से 2 साल या फिर 1 साल हो सकता है। ऑलराइट, सो जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड, नॉट दैट इट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू, बट यू might get a little bit of confused sometimes। ठीक है, सो जहां पर भी यूनिफॉर्म डिग्री ऑफ डिफरेंसेस रहेगा तो समझ जाना है कि इट इज अ डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ओके, यूनिफॉर्म डिग्री ऑफ डिफरेंस, ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंस जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा तो इट्स अ डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ओके, ये सॉरी, ये एग्जांपल, दिस इज अ डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल, यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म डिग्री ऑफ डिफरेंस। ओके, ऑलराइट, एक सेल्स का डेटा है यहाँ पर। ओके, सेल्स के डेटा में आपके पास में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यू हैव 2 वेरिएबल्स विच आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, प्रोडक्ट, कस्टमर, दीज आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। देन यू हैव 2 वेरिएबल्स विच आर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ओके, इन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के साथ में भी दिस इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, दिस इज अ डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दिस इज अ कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वेरिएबल या फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू से एवरी टाइम कि ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, द मोस्ट आई एम गोइंग टू से इज दीज आर द न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट every time we discuss we are going to say that these are the numerical variables and they should be considered as numbers। ये numbers है ना, तो इसलिए numerical variables है। alright, again remember one thing, only being a number doesn't mean it's a numerical variable। numbers के साथ साथ वो number को meaning भी आना चाहिए। for example, roll numbers जो है, although they are numbers, they are not numerical variables, क्योंकि उनको as a numbers आप represent नहीं कर सकते। as in, रोल नंबर को सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। करेक्ट, ऐसे नहीं बोलोगे कि ये 2 रोल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो आपको 3rd रोल नंबर मिल जाएगा, वैसे नहीं होता कभी। ठीक है, दैट्स व्हाई दोज आर कंसिडर्ड एज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और आइडेंटिफाइबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप ऑपरेशंस कर सकते हो ना इसके ऊपर, 6 - 4 कर सकते हो एंड यू गेट अ नंबर विच इज अगेन सेम क्वांटिटी और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर इन दैट सेंस। एक सेल्स डेटा है एंड दिस सेल्स डेटा में 4 कॉलम्स है आपके पास में, एंड ऑल आई एम सेइंग दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग, ये सेल्स डेटा को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये डेटा जो है, हमारा गोल क्या है, ये डेटा एक डेटा सेट में रखा हुआ है, हमारा गोल है इस डेटा को अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लोर करना, आइडेंटिफाई करना, इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है आपके पास में, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स कितनी बार सेल हो रहा है या फिर कितने लोगों ने इसको खरीदा है। ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई हाउ मेनी डिफरेंट कस्टमर हैज बॉट देम, या फिर हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन सोल्ड, या फिर हर एक प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी सेल हुआ है वो भी फाइंड आउट कर सकता है, या फिर हर एक प्रोडक्ट का एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यू बेसिकली आर ट्राइंग टू से कि इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी के लिए। अगर कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम होगी तो उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी, उनके लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी जैसे कि ये प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है, ये प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस क्या था जब सेल हो रहा था तब, ये प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, करेक्ट, एवरेज क्वांटिटी कितनी है जब जब कोई यूजर खरीद रहा है उसको, तो और थिंग्स लाइक दैट।
इसको फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता करना है कि कितनी बार प्रोडक्ट खरीदा गया है, तो आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, विच टेबल इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी टेबल। इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ आप फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो कि ये प्रोडक्ट कितनी बार खरीदा गया था। जैसे कि ये एक बार खरीदा यहाँ गया, फिर एक बार खरीदा यहाँ गया, ये एक बार यहाँ खरीदा गया, यहाँ खरीदा गया, यहाँ खरीदा गया। यू बेसिकली काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स इट इज सोल्ड। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हो, हाउ मेनी टाइम्स। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल में आपने क्या किया, प्रोडक्ट लिखा, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी। यहाँ पर आप एवरेज सैलरी, एवरेज काउंट लिख सकते हो, या फिर एवरेज क्वांटिटी लिख सकते हो, क्वांटिटीज का समेशन लिख सकते हो। यू कैन ऐड मोर कॉलम्स इन हियर, बट दिस इज अ प्रोडक्ट व्यू। ठीक है, प्रोडक्ट को आप व्यू करना चाहते हो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये प्रोडक्ट कैसा है। दिस इज वन वे ऑफ विजुअलाइजिंग इट। ओके, एंड दिस इज वन वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। सेकेंड इज बेसिकली यू कैन डू समथिंग कॉल्ड एज अ बार ग्राफ। बार ग्राफ करने का मतलब क्या है, आपके पास में जो भी प्रोडक्ट्स है, बी ए सी, ये तीन प्रोडक्ट्स है आपके पास में, इसकी क्वांटिटी अगर आप प्लॉट करते हो, एक्स एक्सिस पे आपने बी ए सी प्रोडक्ट लिख दिया, और वाई एक्सिस पे आपने इसकी क्वांटिटी लिख दी। दिस इज कॉल्ड एज एन एग्जांपल ऑफ अ बार ग्राफ। यू आर जस्ट ड्राइंग सम बार्स हियर। ठीक है, और हर एक बार एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, और लेंथ ऑफ द बार बेसिकली टेल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड एज बार ग्राफ। ठीक है, बहुत बार हम लोग बार ग्राफ निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग यू कैन ऑल्सो डू अ पाई चार्ट। ओके, पाई चार्ट का मतलब क्या है, एक सर्कल बनाओगे, उस सर्कल में फिर कितना एरिया या फिर कितना परसेंटेज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, यू कैन शो दैट। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पाई चार्ट। ऑलराइट, ऐसा बोला जाता है कि पाई चार्ट्स को अवॉइड करना है जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, एंड देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाई चार्ट्स आर अवॉइडेड। सो हो सक तो पाई चार्ट अवॉइड करना आप लोग, try to just build some bar graph or something like that. I'll tell you why pie charts are avoided with some examples later. बट पाई चार्ट आपको कई जगह पे दिख सकता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन आपके पास में क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी तो है, जैसे कि क्वांटिटी है, प्राइस के बिन्स, ये प्राइजेस है, राइट। अगर आपको पता करना है कि इसके बारे में पता करना है, और यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली और डिटेल्स अबाउट दीज वेरिएबल्स, तो आप कुछ चीजें कर सकते हो। यू कैन नॉट डू अ फ्रीक्वेंसी टेबल, कि आप फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना, कि बहुत सारे नंबर्स रहेंगे यहाँ पे अलग अलग, तो कैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से प्राइस का फ्रीक्वेंसी टेबल करना है आपको। ठीक है, प्राइस का फ्रीक्वेंसी टेबल करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्राइस है, हर एक प्राइस आपको एक्स एक्सिस पे लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको पता करना पड़ेगा कितना है वो फ्रीक्वेंसी, कितनी बार खरीदा गया। फिर आप जब वो करने जाओगे तब आपको दिखेगा कि बार जो है, बहुत सारे बार्स क्रिएट कर दोगे बेसिकली, राइट, और बहुत सारी रोज आ जाएंगी आपके पास में। एंड देन यू आर बेसिकली नॉट एक्सट्रैक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट, इट इज नॉट टेलिंग एनी नॉलेज। तो आप एक चीज कर सकते हो, विच इज कुछ बकेट्स बना दो, 40 to 50, 50 to 60, 30 to 48 से अलग अलग बकेट्स बना दो। दीज आर कॉल्ड एज बिन्स। ये रिप्रेजेंटेशन जो दिख रहा है, इसका मतलब है, राउंड का मतलब है कि ये नंबर इंक्लूडेड नहीं है, इससे बड़े नंबर्स इंक्लूडेड है इसमें। ये स्क्वायर का मतलब है ये नंबर इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटरवल्स। इंटरवल्स ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, राउंड का मतलब है ये नंबर इंक्लूडेड नहीं है इस इंटरवल में, स्क्वायर का मतलब है ये नंबर इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है 40 से बड़े नंबर है इसमें अवेलेबल, और 50 से कम, 50 या 50 से कम। ठीक है, तो दिस इज दैट इंटरवल। तो आप ऐसे इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हो, एंड देन यू कैन से दैट दिस बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, दिस बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, दिस बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है, 10-10 के इंटरवल्स आपने क्रिएट किए। एक बार आपने इंटरवल क्रिएट कर लिया, फिर आप फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट कर सकते हो, राइट। आप बता सकते हो कि इतने फ्रीक्वेंट, इस पर्टिकुलर इंटरवल में कितने प्राइजेस है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने, इसमें कितने, राइट। देन यू कैन डू अ फ्रीक्वेंसी टेबल, और यू कैन डू अ हिस्टोग्राम। बार ग्राफ नहीं बोलना इसको, इसको बोलना है हिस्टोग्राम। ओके, इसको बोलना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब होता है न्यूमेरिकल वेरिएबल्स ऐसे लिखो, फिर ऐसे छोटे छोटे बिन्स क्रिएट करो, और फिर वो बिन में कितने नंबर्स है या फिर कितने रोज है, दैट विल टेल यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हिस्टोग्राम बोलना है, इसको बार ग्राफ नहीं बोलना है। एक और चीज है, दिस इज सीक्वेंस। ठीक है, जब आपने बार ग्राफ किया तब सीक्वेंस नहीं था कुछ भी, राइट। यू डिडंट हैव टू वरी अबाउट कि ये पहले ग्रीन डालो या ब्लू डालो, या फिर पहले रेड डालो व्हाइट डालो, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं था।
यहाँ पर भी सीक्वेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यूजुअली सीक्वेंस रखा जाता है, जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है वो ऊपर रखा जाएगा, बाद में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आएंगे ऐसे, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। दैट इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट सच दैट इट इज मोर इजीली कंज्यूमेबल। ओके, बट कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं होता इसमें जब आप कैटेगरिकल वेरिएबल के बार ग्राफ करते हो तब। हिस्टोग्राम में लेकिन वैसा नहीं है, हिस्टोग्राम में आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऑर्डर है। ओके, तो हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट किया हमने, हमने कुछ बिन्स क्रिएट किए और उसके बाद बिन के फ्रीक्वेंसी के ऊपर से हमने हिस्टोग्राम क्रिएट किया। ये जो इंटरवल्स है इनको बोला जाता है बिन्स। ये सारे स्टिल बेसिक्स है। इस यू विल थिंक कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी कॉमन और दिस इज वेरी बेसिक, बट दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी मेनी स्टूडेंट्स, आई नो। ओके, so just bear with me if you feel this is very easy, just bear with me for some sessions. Okay, all right, now जो हिस्टोग्राम मैंने बनाया था वो हिस्टोग्राम को एक शेप दिखा आपको, ऐसा बेल कलर का शेप दिखा। ठीक है, बेल कलर का शेप दिखा। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो इन सब के मिड पॉइंट से निकलती है, ओके, इन सब के मिड पॉइंट से निकलती है, देन दैट हिस्टोग्राम बिकम्स माय कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। ओके, या फिर अ केडीई प्लॉट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ कर्नल डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है, कितना डेंस है वो नंबर या फिर वो पर्टिकुलर एरिया। ओके, एंड वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट दैट। और ये एक पर्टिकुलर शेप ले रहा है हमारा डेटा, विच इज दिस बेल कलर, बेल शेप। ठीक है, नॉट नेसेसरी हमेशा ये बेल शेप लेगा, ये अलग अलग शेप्स ले सकता है। और अगर आपको डेटा के शेप के बारे में पता चल जाता है, यू कैन टेल अ लॉट अबाउट द डेटा इटसेल्फ। ठीक है, ये जो शेप है इससे आपको इसका वेरिएंस पता चल जाता है, इससे आपको इसका एवरेज पता चल जाता है। ठीक है, एवरेज क्या रहेगा इसका, जहां पर पीक है इसके एवरेज इसके आसपास आएगा। अगर आप इसके एवरेजेस निकालोगे तो इसके एवरेजेस इसके आसपास आ जाते हैं। ऑलराइट, so this shape of the data is extremely important because it tells a lot of information, tells averages क्या है, tells spread कितना है डेटा का, and everything. Question, go ahead. सर जो ये जो हिस्टोग्राम है ये मतलब हम कब यूज करेंगे, मतलब और ग्राफ कब यूज करेंगे? So बार ग्राफ हम लोग तब यूज करेंगे जब आपको कैटेगरिकल वेरिएबल्स को कैटेगरी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करना है किसी को। ओके, और हिस्टोग्राम तब यूज करना है जब आपको न्यूमेरिकल वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करना है या फिर समझना है आपको। करेक्ट, आपके डेटा में दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, राइट। यू कैन हैव न्यूमेरिकल वेरिएबल एंड यू कैन हैव कैटेगरिकल वेरिएबल। अगर आपको कन्वे करना है कैटेगरिकल वेरिएबल के बारे में, देन क्रिएट अ बार ग्राफ और क्रिएट अ पाई चार्ट या फिर क्रिएट अ समरी टेबल। ओके, एक चीज चेंज हो गई यहाँ पर आपको डेंसिटी दिखेगा। ठीक है, इसके पहले यहाँ पर जो था फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, यहाँ पर अभी आपको डेंसिटी दिख रहा है। डेंसिटी का मतलब बस इतना है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ डेटा इज दैट। ठीक है, दिस इज 4% डेटा जो इस आसपास के आसपास आएगा। ठीक है, एंड इसका एरिया अंडर द कर्व बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग जब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे मैथ्स के बारे में, एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसका एरिया अंडर द कर्व क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर व्हाट इज इट गोइंग टू टेल अस। आई कैन गिव यू स्नीक पिक इनटू इट। अगर मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की बीच में, ठीक है, और मैंने बोला कि इसके इधर वाला जो डेटा है दैट इज 50% ऑफ द डेटा और इसके इधर 50% डेटा है, आई वुड नॉट बी रॉन्ग। ओके, दैट इज बिकॉज इसके इधर वाले का जो ग्राफ है, यहाँ पर अगर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी पूरी, ठीक है, और मैंने एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट किया यहाँ पर, तो मुझे 0.5 मिलेगा वो एरिया, which is basically summation of all the densities of all the data points that you have. सिंगल का डेटा पॉइंट ऑब्वियसली निकालोगे नहीं, यू विल हैव टू डू इंटीग्रेशन टू डू दैट। इंटीग्रेशन वगैरह हम लोग सीखेंगे नहीं, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी कि हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे क्या इतना डिटेल में, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ओके, थोड़े से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, उतना ही हम लोग टच करेंगे। ओके, सो अब अगर लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर तो एग्जैक्टली 0.5 मिलता है वैल्यू इसके इधर वाले एरिया को। ठीक है, सो दैट 0.5 इज बेसिकली सेइंग कि
50% डेटा आपके लेफ्ट साइड में और 50% डेटा आपके राइट साइड में। ये जो बेल शेप है इसका और भी मतलब है। ओके, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू टेल कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर आपका कितना डेटा आता है, दो स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कितना डेटा आता है, ऑल ऑफ दैट इज प्री डिफाइंड। ओके, इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दैट दिस टेक्स अ बेल शेप कर्व, and most of the data sets that we see around us will usually try to follow this curve, which is a bell shape, beautiful bell shape curve. Okay, this is called as a standard distribution. All right, we'll learn about that. All right, इसके अलावा एक और प्लॉट है विच इज कॉल्ड एज अ बॉक्स प्लॉट। ठीक है, बॉक्स प्लॉट जब हमने आईक्यूआर निकाला था, अगर आपको याद होगा आईक्यूआर इंटरक्वार्टाइल रेंज, तब हमने क्या किया था इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए? अगर आपके पास में नंबर्स रहेंगे ऐसे, ये बहुत सारे नंबर्स, अगर आपके पास में 4 6 8 10 ये सारे नंबर्स रहेंगे, तो बॉक्स प्लॉट निकालने का मतलब है कि सबसे पहले तो आपका Q2 निकालो, Q1 निकालो और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो या फिर एक बॉक्स बनाओ। उसके बाद में आपका मीडियन निकालो और फिर ये मीडियन की लाइन यहां पर ड्रॉ करो। फिर उसके बाद में IQR या फिर जो भी आपका इंटरक्वार्टाइल रेंज आएगा ना यहाँ पर, उस इंटरक्वार्टाइल रेंज को आप 1.5 या फिर 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको एक्सटेंड करो इधर, और आप एक लाइन ड्रॉ करो यहां पर। फिर से आप इंटरक्वार्टाइल रेंज को 1.5 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको इधर एक्सटेंड करो और फिर यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो। ओके, दिस इज एन एनाटॉमी ऑफ योर बॉक्स प्लॉट। इस बॉक्स प्लॉट को देख के आपको कुछ चीजें पता चलती है, विच इज इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, मोस्ट ऑफ द डेटा कहां पर है प्रेजेंट, कौन सी एरिया में प्रेजेंट है। ओके, फिर मैक्सिमम डेटा कहां तक जा सकता है आपका। इसके बाहर जो भी डेटा पॉइंट रहेंगे वो आउटलायर्स हो जाते हैं आपके। ठीक है, सो बॉक्स प्लॉट से आपको बहुत सारी चीजें दिख जाती है, आपको आउटलायर्स के बारे में पता चल जाता है, आपको आपकी शेप ऑफ द डेटा के बारे में पता चल जाता है, एंड अ लॉट ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो बॉक्स प्लॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोग बहुत सारे बॉक्स प्लॉट बनाएंगे। आपको मैन्युअली बनाने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि आपके इसमें थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स रहेंगे। तो बॉक्स प्लॉट के लिए फंक्शंस है इन पाइथन, यू जस्ट कॉल दैट फंक्शन, वो बॉक्स प्लॉट बना के दे देगा आपको। बट बॉक्स प्लॉट को रीड कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? हाउ डू यू रीड द बॉक्स प्लॉट? एक बार बन जाए बॉक्स प्लॉट तो उसको रीड कैसे करना है? उसको रीड करने का मतलब है कि उस आपका डेटा कहाँ पर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड है, आपके डेटा में कहीं आउटलायर्स है क्या प्रेजेंट, वो आइडेंटिफाई करना बॉक्स प्लॉट का काम है। okay? एक बॉक्स प्लॉट को देखिए ये सारी चीजें आप बता सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज अ बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बॉक्स निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ मीडियन 50% लाइन। ओके, दिस इज अ Q2 क्वार्टाइल 2, दिस इज अ क्वार्टाइल 3। इसके पहले के सेशन में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट दैट। ओके, टेक अ लुक एट दिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। I'll share the slides for you all. Don't worry about कि ये इंफॉर्मेशन फिर से कैसे दिखे जाएंगे। स्लाइड शेयर कर दूंगा मैं सारे के सारे, एंड ऑब्वियसली नोट्स जो है आप बना रहे हो, अच्छी बात है। सर जो एरिया है वो विदाउट इंटीग्रेशन हम निकाल ही नहीं सकते यार, कैसे निकाल पाएंगे विदाउट इंटीग्रेशन एरिया जो है? एरिया अंडर द कर्व विदाउट इंटीग्रेशन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, यू आर राइट। ठीक है, हाँ लेकिन अगर अगर डेटा आपका कुछ इस पर्टिकुलर शेप का रहेगा, ओके नॉट, हाँ ये तो बेल कर्व आ गया ना, वी आर हैप्पी दैट इज आल्सो हाँ बेल कर्व। अगर आपका डेटा ऐसे नॉर्मल इस तरह से आएगा, स्क्वायर में, स्क्वायर शेप में आएगा, देन हाँ यू कैन जस्ट डू स्क्वायर, राइट? इसका लेंथ देखो कितना, हाइट कितना है और इसका लेंथ देखो, दोनों को मल्टीप्लाई हाँ करो, यू गेट द एरिया। करेक्ट, यस आप अप्रोक्सीमेटली एरिया निकाल सकते हो इसके अंदर। अप्रोक्सीमेट एरिया क्या रहेगा? इसका एरिया निकालो प्लस इसका एरिया निकालो प्लस इसका एरिया निकालो प्लस इसका निकालो प्लस इसका हाँ, निकालो प्लस वो इसका तो निकालो। इंटीग्रेशन ही हो गया ना। करेक्ट, यू आर बेसिकली टेकिंग summation of all the areas in this particular area and that can give you approximate area. अगर आपको, अगर जितना छोटा ये बनाते जाओगे उतना छोटा आपको
या फिर उतना एक्यूरेट आपको नंबर मिलते जाएगा। ऑलराइट। yes, और एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि आप बेसिकली इंटीग्रेशन ही करोगे सो दैट यू गेट एरिया अंडर द कर्व। बट एग्जैक्ट के लिए आपको इंटीग्रेशन लगेगा, लेकिन एवरेज सॉरी अप्रोक्सीमेट के लिए आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। ओके, yes, यूजुअली अप्रोक्सीमेट्स आर वेरी वेरी गुड एस्टिमेशंस। ओके, अप्रोक्सीमेशंस या yes, फिर एस्टिमेशंस आर वेरी वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग समथिंग। यू डोंट नीड टू डू एग्जैक्ट नंबर्स, फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती बहुत जगहों पे। अप्रोक्सीमेटली इज इनफ, ओके, टू मेक अ डिसीजन। yes, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स प्लॉट है, ठीक है, दिस इज योर Q2, दिस इज योर Q3, दिस इज योर मीडियन। ये ऊपर के साथ में ओवरलैप करेगा। ये देखो, इसका मीडियन यहाँ पर है तो इसका भी मीडियन यहीं पर आएगा। ठीक है, इसका एक इसका एक Q2 यहाँ पर है तो ये भी यहाँ पर आएगा। इसका एक Q2 यहाँ, Q3 यहाँ, तो ये Q3 आएगा। ये विस्कर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ विस्कर। इसके बाहर जो डेटा पॉइंट्स है दे आर आउटलायर्स। ठीक है, दीज आर द डेटा पॉइंट्स व्हिच कैन अफेक्ट योर मीन। ऑल्दो हम लोग यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, बट दीज आर द डेटा पॉइंट्स व्हिच कैन अफेक्ट योर मीन। एंड दीज डेटा पॉइंट्स आर समथिंग व्हिच कैन बेसिकली पुल योर डेटा पॉइंट। ठीक है, अगर आप वो एग्जांपल लोगे आपका जहां पर you have 5 people in the room and then you suddenly have someone who's really really rich, so वो 5 लोगों का जो है बॉक्स प्लॉट कुछ इस तरह से दिखेगा आपको if you just do it for 5 people. ओके, लेकिन अगर आपने उसके अंदर एक नया पर्सन इंट्रोड्यूस किया, मुकेश अंबानी, देन उनका डेटा पॉइंट कहीं पर बाहर आएगा, बहुत दूर आएगा इधर कहीं तो, और आपका पूरा का पूरा इधर मूव कर दिया जाएगा, एवरेज तो कम से कम, लेकिन बॉक्स प्लॉट उतना मूव नहीं होगा आपका। ठीक है, बॉक्स प्लॉट में हम लोग मीडियन निकालते हैं, Q2 निकालते हैं, Q3 निकालते हैं, बॉक्स प्लॉट मूव नहीं होता है, इसलिए बॉक्स प्लॉट में आप आउटलायर्स दिखा पाते हो। ओके, देयर इज द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस प्लॉट्स। कौन सा प्लॉट कब यूज करना है, प्रैक्टिस के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट फॉर दैट यू हैव टू नो कि ऑप्शंस क्या है आपके पास में। आपके पास में बॉक्स प्लॉट ऑप्शन है, आपके पास में हिस्टोग्राम ऑप्शन है, यू हैव टू नो व्हाट यू हैव इन द टूल बॉक्स। राइट, टूल बॉक्स के अंदर से क्या चीज यूज करनी है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ में पता चलेगा। ओके, जो एक्सपीरियंस आप इस कोर्स में डेवलप करोगे थ्रू आउट डूइंग ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। ओके, एक और छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर बॉक्स प्लॉट का। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि बॉक्स प्लॉट जो है वो पूरी तरह से लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में कुछ आउटलायर्स है आपके पास में। ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आउटलायर्स कितने हैं। ऑलराइट, कुछ एक्सट्रीम आउटलायर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स योर इंटर क्वार्टाइल रेंज के बाहर है ये। ओके, इंटर क्वार्टाइल रेंज तो निकालना ही पड़ेगा आपको, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज से कितने बाहर है ये डेटा पॉइंट्स, उससे आपको पता चलेगा कि आउटलायर्स कितने आउटलायर्स हैं, आर दे एक्सट्रीम आउटलायर्स। बहुत बार क्या होता है, एक्सट्रीम आउटलायर्स का मतलब होता है या तो आपने नंबर गलत फीड इन किया है या फिर डेटा कलेक्शन में कोई गलती हुई है। राइट, नहीं तो आपको एक्सट्रीम आउटलायर्स दिखेंगे नहीं ऐसे, या फिर दैट डेटा पॉइंट डजंट बिलोंग टू दिस ग्रुप एट ऑल। ओके, इट बिलोंग्स टू समवेयर एल्स, but you're trying to squeeze it into this data set. Okay? Box plot is an important topic and important way of visualizing things. Alright, यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल लिया बॉक्स प्लॉट क्रिएट करने के लिए। कुछ नंबर्स दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इफ यू गाइस वांट। ये सारे नंबर्स हैं। अगर आपको बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना है ये नंबर्स से, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सारे नंबर्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, उसके बाद में उसको 2 हाफ में डिवाइड करोगे, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। फिर फर्स्ट हाफ में से फिर सब आपको मीडियन पता चल गया, इसका मीडियन बन गया 82, तो 82 आपका मीडियन यहाँ पर आ गया। ओके, फिर उसके बाद में आप कैलकुलेट करोगे कि सेकेंड फर्स्ट हाफ में
Q1 कितना है, इन दोनों का एवरेज इज योर Q1 जिस 73.5, यहाँ लिख दोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद में राइट साइड में जाओगे, इसका मीडियन कौन सा आता है, ये नंबर है ना एक और, इसका Q3 आता है, ये 92 आ गया, ऑलराइट। फिर उसके बाद में आप कैलकुलेट करोगे 1.5 टाइम्स IQR। IQR क्या है, योर Q3 माइनस योर Q1। Q3 माइनस Q1 कितना आता है, 18.5। 18.5 इंटू 3 कर दो, सॉरी 18.5 इंटू 1.5 करो, ठीक है। 18.5 इंटू 1.5, तो IQR इंटू 1.5 करो। फिर उसके बाद में जो आपका Q1 है विच इज 73.5 में से ये सबट्रैक्ट करो, आपको मिलेगा विस्कर 45.75, ठीक है। ये मिलेगा आपको विस्कर इसके आसपास, सॉरी ये आउटलायर्स की बात हो रही है यहाँ पर। So this is just the outliers. Whisker is basically a smallest point right now. In this particular data set, it is smallest point for now. Okay. इसको आप 1.5 भी लिख सकते हो, alright? अगर आपके पास में 1.5 से छोटे नंबर्स नहीं है कोई भी, तो आप मिनिमम नंबर यहाँ पर लिख दो, ओके। सेम गोज फॉर द राइट साइड। राइट साइड के लिए आपको Q3 प्लस करना पड़ेगा, Q3 प्लस 1.5 टू IQR। अगेन आपको 119 नहीं दिख रहा है डेटा सेट में, इसलिए सबसे बड़ा जो नंबर है वहां पे आप विस्कर ड्रॉ कर दोगे, ओके। अगर सबसे बड़ा नंबर रहेगा कोई तो यहीं पर रोक दोगे आप, 119 के आगे नहीं जाने दोगे और 119 पे विस्कर ड्रॉ कर दोगे। दैट इज हाउ यू ड्रॉ अ बॉक्स प्लॉट, और दैट इज हाउ पाइथन ड्रॉज अ बॉक्स प्लॉट व्हेन यू गिव द डेटा सेट टू इट। बॉक्स प्लॉट निकालने के लिए आपको सॉर्टिंग करना पड़ता है, करेक्ट। इसीलिए बॉक्स प्लॉट निकालना एक्सपेंसिव टास्क है। इट इज एक्सपेंसिव टू ड्रॉ बॉक्स प्लॉट फॉर एनी सॉफ्टवेयर या फिर एनी कंप्यूटर। और इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रॉ नहीं कर सकता, अगर बहुत ज्यादा बड़ा डेटा रहेगा तो इट माइट टेक सम टाइम टू ड्रॉ इट। व्हेन आई से बिग डेटा और लॉट ऑफ डेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ रोज, ठीक है। और बिलियंस ऑफ रोज के ऊपर आप बॉक्स प्लॉट बनाओगे भी नहीं, यू विल जस्ट बेसिकली टेक एन सैंपल आउट ऑफ इट, रैंडमली कुछ सैंपल डेटा कलेक्ट कर लोगे और फिर उसके ऊपर बॉक्स प्लॉट कर दोगे, एंड इट विल स्टिल बी रिप्रेजेंटेटिव एंड वर्क वेल, ओके। टेक अ लुक एट दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट। Any questions? All right, moving on. So Excuse me, sir. Yes. सर इन लेस वैल्यू लेस देन में हम लोगों ने Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR क्यों किया, लाइक 1.5 ही क्यों ली वैल्यू? Yeah. So 1.5 is a standard that is used in statistics, ठीक है। अगर आपको आउटलायर्स आइडेंटिफाई करना है तो 1.5 यूज किया जाता है। अगर आप थोड़े से लीनियंट होना चाहते हो, ओके, एंड यूर ओके, या फिर आपका मॉडल इज ओके टू हैव सम आउटलायर्स, तो आप 1.5 का 2.5 भी कर सकते हो या फिर 3 भी कर सकते हो। लेकिन these are basically ways of identifying outliers, all right। 1.5 is a number which is usually used, but it can be 2.5 or 3, and only thing that I put 1.5 here is because it is the industry standard to identify outliers, okay। Okay, sir, got it. Thank you. And if you want to allow more outliers and you're fine with the outlier, then you can make it 2.5, and that's fine too, okay। You have to just basically, अगर आपने 1.5 किया और बहुत सारा डेटा ड्रॉप हो जा रहा है, then there's no point of saying 1.5, right। अगर आपको पता है कि बहुत ज्यादा डेटा आप थ्रू आउट कर दे रहे हो by doing 1.5, then maybe you don't want to do that, okay। maybe you want to do 2.5 या फिर 3, okay। Okay, sir. Yeah, good questions। ऑलराइट, सो डेटा विजुअलाइजेशन करते वक्त कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं आपको, कि आपका डेटा बता क्या रहा है, आप जो विजुअलाइज कर रहे हो वो सिंपल है या नहीं। डू नॉट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट एनी ऑफ द डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। आपका डेटा विजुअलाइजेशन का गोल बहुत बहुत सिंपल है, विजुअलाइज वही चीज करो जो आप कन्वे करना चाहते हो। डू नॉट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द यूजर, डू नॉट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द एंड यूजर और एनीवन,
ठीक है. So try to make visualizations which are clean, which are easy to understand, easy to interpret, simple. ठीक, मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले गए हैं टू मेक द प्लॉट, बट zero efforts in making it more interpretable. Those kind of plots are called as junk charts. ठीक है, example of a junk chart is here. यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं और फिर उन्होंने एक लाइन प्लॉट ड्रॉ किया. ठीक है, लाइन प्लॉट इज बेसिकली यहाँ पर टाइम सीरीज डेटा है और फिर वो कैसे मूव अप डाउन कर रहा है. आप देखोगे कि ये डेटा जो है ये विजुअली ऐसे लग रहा है कि वाह कितना अच्छा काम किया है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, दे हैव पुट ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड. लेकिन अगर आप डेटा की तरफ देखोगे इट इज कंप्लीटली नॉनसेंसिकल. ओके, आई टेल यू व्हाई. सबसे पहले तो ये 9 से लेके 8.6 में ड्रॉप है एंड यू सी अ स्ट्रेट लाइन है. ओके, सेकंड थिंग, 9 और 8.9 में ड्रॉप दिखा दे रहा है यहाँ पर, बट देयर इज नो ड्रॉप हियर. इन दोनों के बीच में 0.1 का ही डिफरेंस है, तो इसका स्लोप इतना है. इन दोनों के बीच में भी 0.1 का ही डिफरेंस है, लेकिन इसका स्लोप तो कम है. हाउ इज दैट पॉसिबल? ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ जंक चार्ट. यहाँ पर they are trying to sell a story which is completely nonsensical or which is not making sense at all, because ये data ही हाथ से लिखा बनाया गया हुआ ही है. there is no software which is creating some kind of rubbish like this. Okay, क्योंकि अगर आपको सॉफ्टवेयर को दोगे तो it will just draw what it is. It won't do something like this. हाथ से बनाया गया प्लॉट. Okay, example of a junk chart. ये कलर्स डालो, सब कुछ डालो, but all of that should be कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट द रियल इंफॉर्मेशन इज. ठीक है, अगर आप सही इंफॉर्मेशन ही गलत दिखा रहे हो देन व्हाट्स द यूज ऑफ दिस. कुछ पॉइंट्स जो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, अगर कोई लाइन जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे, दैट कैन बेसिकली टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स कि जीरो से स्टार्ट होना चाहिए यूजुअली. हो सके तो आप आपके प्लॉट्स शुरुआत के कुछ दिनों में जब तक आप सीख रहे हो तब तक जीरो से ही स्टार्ट करना. ठीक है, तो यहाँ पर जीरो वाली लाइन आएगी तब ये स्केल ऊपर चला जाएगा और ये जो लाइन जो है ये ऊपर नीचे दिख रही है आपको स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखेगी. ओके, तो जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश करना हमेशा. फिर उसके बाद में जो पॉइंट्स है इससे पता चल जाता है जंक चार्ट है कि नहीं है. ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ अ जंक चार्ट इज दिस पाई चार्ट दैट यू हैव. ये एक पाई चार्ट है और इस पाई चार्ट में अलग अलग कैटेगरीज है. ओके, और उन्होंने ट्राई तो बहुत किया कि कलर्स अलग दिए जाए, लेकिन कैटेगरीज ही इतने हैं दैट यू कैनॉट ड्रॉ पाई चार्ट विच कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. छोटे छोटे कैटेगरीज है विच आर टेकिंग सम चंक ऑफ द पाई. पाई चार्ट का काम क्या है? एरिया से पता चल जाएगा कितना कैटेगरी का साइज है. ओके, और इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, 0% को भी यहाँ पर दे दिया है एरिया, तो ये 0.1 वगैरह के आसपास रहेगा कुछ. ये 1 है, ये 2 है, सो देयर लॉट ऑफ पाइज. कलर ओवरलैप हो रहे हैं. ओके, अगर कोई कलर ब्लाइंड आदमी इसको देखता है, ही इज जस्ट गोइंग टू गेट डिजी बाय लुकिंग एट दिस. ये 2 है और ये 4 है. देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस चार्ट, दिस इज जस्ट अ जंक चार्ट. ओके, बहुत एफर्ट्स डाले हैं फॉर श्योर. ये कलर सेलेक्ट किए, यहाँ पर ये डाला है, 3D कर दिया इसको. 3D प्लॉट तो सबसे वर्स्ट होते हैं, ट्राई टू अवॉइड देम एट ऑल कॉस्ट इफ पॉसिबल, बिकॉज 3D में हम लोग सोचते कि ये बड़ा है और ये छोटा है, बिकॉज वो स्क्रीन के पास में है एंड दे आर ट्राइंग टू मेक इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस. ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ अ जंक चार्ट. ऑलराइट, this is one more example of a junk chart. If you guys can tell me what is wrong with this chart, anyone? Take a shot at it. You can never be wrong, okay? Because this is an junk chart. Yes, Jivan, Pallavi, anyone? Just tell me why this is a junk chart. Right? It is obviously a junk chart, I can tell you that. शैडो सर. शैडोज अननेसेसरी डाल दिए, वहां पे क्या जरूरत है शैडोज वगैरह डालने की, राइट? अननेसेसरी शैडोज डाल दिया, और क्या?
Sir, due to that 3D model, we cannot see the exact year. करेक्ट, एग्जैक्ट ईयर्स एवरेज एक्सपेक्टेंसी नहीं पता चल रही है। इससे अच्छा आप सिंपल प्लॉट बना दो, या फिर प्लॉट ही मत बनाओ, बस जैसे टेबल बना दो। इधर करेक्ट, मतलब एक्स वाई प्लेन ही नहीं दी है। करेक्ट, एक्स एक्सिस ऊपर डाल दिया, उससे अच्छा एक टेबल दिखा दो हमको, एंड टेबल वाई से हमें वाई प्लेन ही नहीं दी है। वाई एक्सिस पे उन्होंने डाला ना यहाँ पे अफ्रीका अमेरिका, बट या यू आर राइट, आई मीन दिस डजंट मेक एनी सेंस, राइट। अगर आपको बनाना ही था प्लॉट विच कैन टेल अ स्टोरी, वी डोंट नीड अ प्लॉट विच इज हैविंग अ कलर, ये शैडोज, ये सब कुछ, ये सब, this feels like some kind of a childish work to hide something important, right? These are important numbers. Life expectancy की बात कर रहे हैं हम लोग, of a continent, okay, and people are going to make decisions out of it. अगर किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो वहां पर पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट करने हैं, राइट, एंड यू डोंट वांट टू बी किडिंग विद दिस, करेक्ट। सो एक सिंपल टेबल भी काम कर सकता था यहाँ पर, अफ्रीका लिखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखो, अमेरिका लिखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, टेबल में दिखा दो, बस हो गया काम। Okay, this is an example of a junk chart again. All right, good job. Another example, okay, यहाँ पर उन्होंने एवरेज डेज टू शिप अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बताया गया, ठीक है। अमेजोन का एग्जांपल ले सकते हैं, आप वो बहुत सारी चीजें शिप करते हैं, तो एवरेज नंबर ऑफ डेज वो बताना चाहते हैं कि कैसे वो नीचे जा रहा है, बट इज इट ट्रूली गोइंग डाउन? दैट्स द क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू आंसर हियर। सबसे पहले तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट टेलिंग। सेकेंड, 4 से लेके 4.01 is basically a very 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 small jump, right? 4 से लेके 4.01 क्या होता है? Like 0.01 is nothing. There's no movement in the top line numbers, right? So the most effective way of doing this is just put a zero here and scale it properly. Zero से शुरू करो, and then you can see, okay, I can see a slight decline, but not as dramatic as this. This is just creating drama कि बहुत ज्यादा drop हो रहा है and all of this. This is more subtle and this is more real. करेक्ट, एक स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है मुझे, ये 2 साल में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा नीचे गया, एंड विच मेक सेंस, बट दिस क्रिएटिंग ऑल ऑफ दिस ड्रामा इज unnecessary. Okay, this is also an example of something which is ineffective and something which is effective. Okay, one of the tasks that you can take ahead is आप आपके अराउंड न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, कहीं पर भी अगर कोई जंक चार्ट दिखता है, just send a screenshot of that or take a photo of that and send it on WhatsApp. You can send it on the group, you don't have to send it to me. आप ग्रुप पे सेंड कर सकते हो. All right, so before we leave, here are some important links that I'll share with you all. Discord का लिंक है, अगर आप लोग Discord पे ज्वाइन नहीं किया अभी तक आपने, I'll share that link with you all. Let me do that, and then yeah, Discord का link. You all have to be part of Discord server to be able to access all the resources that we share. Okay, अगर आपका एडमिशन हो गया है, send me a screenshot of your admission confirmation with the fees paid, and then I'll open the access. Okay, if you guys have any problems or any issues, you can obviously talk to me or talk to Ashish sir, talk to Darshana ma'am. We're here to help you and help you basically resolve all the questions that you might have. ये Kaggle है, और शुरुआत में आप Kaggle यूज करने वाले हो, सो ट्राई टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन Kaggle ऑल्सो, उसका लिंक मैंने सेंड किया है। ये मेरा अकाउंट है Kaggle का, अगर आप नए नोटबुक्स वगैरह चेक करना चाहते हो, यू कैन बेसिकली फॉलो मी। इफ नॉट, यू डोंट नीड टू फॉलो एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बहुत सारे लिंक्स शेयर कर दूंगा डायरेक्टली, बट इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट आई एम डूइंग और व्हाट वर्क आई एम वर्किंग, व्हाट थिंग्स आई एम वर्किंग ऑन, यू कैन जस्ट फॉलो दैट। ओके, अगेन इट्स नॉट नेसेसरी कि फॉलो करना ही है। दिस इज द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं हो, यू कैन सेंड दिस, यू कैन गेट एडेड, उसका भी मैंने लिंक आपको चैट में सेंड कर रहा हूँ मैं सारी चीजें, बाय द वे, ठीक है। या फिर आप व्हाट्सएप के लिए यहाँ पर स्कैन कर सकते हो। ऑलराइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर आपको नंबर्स वगैरह चाहिए आशीष सर के, दर्शना मैम के, फॉर एडमिशंस, यू कैन टॉक टू देम। ओके, again, if you have any issues, any difficulties, make sure you get in touch with me. Try to get answers to all your questions, and जितने जल्दी हो सकता है एडमिशन प्रोसेस क्लोज कर दो,
so that you get access and you are on the track of learning things. So karna to hai, then why do you want to wait, right? So just do that as soon as possible. All right, any questions? All right, I'm gonna stop the recording now. And any question that should go in the recording about the topics? Cool. No, sir. All right.